वेलकम छात्रों, आपका स्वागत है दीक्षांत एडुटेक में। वेलकम इन दीक्षांत एडुटेक क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी में लेसन है फांसी से पहले, अर्थात वर्ग 8 में हिंदी विषय के अंतर्गत फांसी से पहले एक महत्वपूर्ण पाठ, एक इतिहास के पन्ने से उठाया हुआ पाठ। इस पाठ में हमारे कुछ ऐसे दिग्गज क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है हमें, जिससे हमारे मन में देश प्रेम के प्रति, देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। ऐसे क्रांतिकारी जो देश के लिए अपने जान देने से पीछे तो नहीं हटे, लेकिन अपने इस दुनिया से विदा लेते लेते, रुखसत होते होते अंग्रेज सरकार को यह बता दिए या जता दिए कि भारत की जनता उनसे खुश नहीं है और उनके किन नीतियों से खुश नहीं है। यह भी इन बातों से भी उन्हें अनभिज्ञ नहीं रहने दिए, विज्ञता करा करके तब अपने इस दुनिया से अलविदा लिए और कहे कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह अलग बात है कि यह वतन कितनी कुर्बानियों के बाद हमारा आजाद वतन कहलाया, हिंदुस्तान आजाद कहलाया, आजाद बना, परंतु हम अपने विचारों के गुलाम बने ही रहे। आज तक हमारे राजनेता अपने कर्तव्यों का पालन अक्षरशः अगर करते रहते तो निसंदेह हम विश्व पटल पर जिस तरह से विश्व गुरु थे, विश्व गुरु ही रहते। हमारा अस्तित्व खतरे में नहीं आता, हमारा सामंजस्य, संप्रभुता हमारी कम नहीं होती विश्व पटल पर। आइए देखते हैं इस क्रांतिकारी के बारे में, जिन्होंने अपने मृत्यु के दिवस निकट आने के बावजूद भी अपने संस्कारों से, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेज सरकार को यह बता दिया, यह जता दिया कि हम जुनूनी नहीं, हम पागल नहीं, हम तो वतन के दीवाने हैं। हम तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उन शब्दों को करने वाले हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इस वतन के रखवाले जो हैं, इस वतन के जो दीवाने हैं, उनकी दिन रात, सुबह शाम देश के किस कोने में कटती थी या आज भी कटती है, इसका अंदाजा देश को नहीं लग पाता, परंतु उनका दिन रात सुबह शाम देश को ही समर्पित होता है। आज भी ऐसे क्रांतिकारी हैं हमारे देश में जो क्रांति लाना चाहते हैं। किसी पार्टी विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं जो निरंतर अपने प्रयास से एक अपने क्षेत्र में एक नया क्रांति का अर्थ एक नया क्रांति लाना चाहते हैं, और क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। हमारे वैज्ञानिक ऐसे कई क्रांतिकारी प्रयोग किए, जिससे हमारे देश में आज हरियाली और उन्नत किस्म की फसलें भी प्राप्त हो रही है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने संकरण विधि के द्वारा एक क्रांति लाया, हरित क्रांति, जिससे पूरे देश में आज फसल लहलहा रही है। एक कट्ठा में एक मन अनाज हो जाता था तो किसान खुशी खुशी अपने घर में जीता था, रहता था, खाता था। लेकिन आज 4 मन अनाज होने के बाद भी 5 मन की उपज कैसे हो, 6 मन की उपज कैसे हो, इस जुगत में भिड़ जाता है किसान। यह निसंदेह एक क्रांति ही तो है। आइए छात्र देखते हैं इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में महान लोगों द्वारा लिखे गए पत्र पढ़ना और समझना।
महान लोगों द्वारा। भगत सिंह जी एक महान व्यक्तित्व के धारक थे, एक नौजवान भारत का वह प्रथम नौजवान जो फांसी के फंदे पर चढ़ा था। 19 वर्षीय खुदीराम बोस, जिसे बैरकपुर के छावनी के अंतर्गत पेड़ से लटकाकर मारा गया था और नाम दिया गया फांसी का। खून खौल उठता है जब क्रांतिकारियों के बारे में नौजवान सुनते हैं हमारे देश के। तो लेकिन जब देखते हैं समाज के संरचनात्मक ढांचा को, तौर तरीका को, तो उनका मन बदल जाता है। ऐसा क्यों? पटना के 7 शहीद जो सीने पर गोली, हमारे सैनिक कभी पीठ पर गोली नहीं खाते, न खाते थे, न खाते हैं, और ना ही कदापि कभी खा सकते हैं, क्योंकि यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की माटी कभी भी सीने पर ही गोली खाने की इजाजत देती है। कभी कोई मां का लाल पीठ पर गोली नहीं खाता, भगोड़ा नहीं, सैनिक होता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत की पैदल सेना सबसे विश्व की सबल सेना है। आइए दूसरा पॉइंट हमें जानने वाले हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े क्रांतिवीरों के बारे में जानना है। उसके बाद देश प्रेम, स्वाभिमान, त्याग, अन्याय, ये सिर्फ शब्द नहीं छात्रों, यह वो भावना है जो मानव हितों के लिए मानव के हृदय में रहना, अवस्थित रहना अनिवार्य बनता है। देश प्रेम, स्वाभिमान, त्याग और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठना आदि मूल्यों का सम्मान करना, जो सरदार भगत सिंह जी ने किया था। देश के शहीदों के बारे में जानना और समझना। हमारे देश के शहीद जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक ही दिन, एक ही साथ फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद, जो नाम से ही आजाद, उन्होंने कहा भी था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं। जब घेर लिए गए हैं बगीचे में, उनके तमंचे में एक ही गोली बजती है, वह स्वयं की गोली स्वयं के माथे में मारते हैं और कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि यह भारत का सैनिक था, यह भारत का क्रांतिवीर था, यह अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाला नहीं था, यह निडर था, डरपोक नहीं था। देश के शहीदों के बारे में जानना और समझना तथा अंत में इस पॉइंट को देखिएगा, पाठ पढ़ना और उसमें निहित अर्थ को समझना। क्या अर्थ दे रहा है यह पाठ? यह नहीं कह रहा है कि मार काट करो, यह भी नहीं कह रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, न हिंसा को धर्म न अहिंसा को धर्म, दोनों के बीच का रास्ता अपनाने की बात कही जा रही है इस पाठ के द्वारा। आइए, इस पाठ के लेखक स्वयं भगत सिंह जी ही हैं। भगत सिंह के जीवनी से इस पाठ में कुछ अंश लिए गए हैं और यह अंश उनके जेल के अंतिम दिनों के हैं, इनके जीवन से लिए गए अंश, जो इनकी फांसी की सजा होने के बाद सजा इन्हें मिल चुकी है, उसके बाद की घटनाओं को दर्शाया गया है इस पाठ के अंतर्गत। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ तथा जन्म स्थान इनका गांव बावली, जिला लायलपुर, पंजाब। गांव बावली, जिला लायलपुर, पंजाब में इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। 1947 इनके जन्म के 40 साल के बाद देश आजाद हो गया। ऐसे ही वीर शहीदों ने, ऐसे ही क्रांतिवीरों ने क्रांति की जो बिगुल बजाई अंग्रेजों के
ना को चने चबवा दिए, अंग्रेजों को यहां से, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और अंत में ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अंग्रेजों को यहां से 9-2-11 कर दिया। माता का नाम इनके था विद्यावती कौर। यह जिस शेरनी का शेर था उस मां का नाम था विद्यावती कौर। हमारे देश में मां कभी अपने बेटे को, कभी अपने पति को बॉर्डर पर भेजते रहे हैं। प्रत्येक युग, प्रत्येक काल और प्रत्येक समय कभी पिछड़े नहीं, कभी पीछे नहीं हटे। युद्ध भूमि हमेशा जब भी ललकारी है, हमारे घर की महिलाएं तैयार करके अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र दे करके, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, या फिर हमारे कलियुग में अंग्रेजों से लड़ने की बात की गई हो, हमारे क्रांतिवीरों की बात हो, सदैव ही कारगिल युद्ध में छात्रों एक अनकही बात जो आंखों देखी है, हमारे वर्तमान दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गांधी मैदान में जब आए थे कारगिल युद्ध के बाद, यहां छावनी के एक नौजवान जो एक ही बेटा था, एक बूढ़ी मां के बुढ़ापे का सहारा था, उसकी आंखों से अब देखी नहीं जा रही थी, मां देख नहीं पा रही थी। उसका वह लाडला बेटा दुनिया में नहीं था, वह बॉर्डर पर शहीद हो चुका था। उसके पार्थिव शरीर को या बैरक छावनी में लाया, पार्थिव शरीर को आपके पटना लाया गया था। गांधी मैदान में जब प्रधानमंत्री आए थे, उनकी मां को, बूढ़ी मां को बेटा की थी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं और उनका पांव छू के प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना जब करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि मां, मैं आपका बेटा आपको लौटा नहीं सका। वैसी स्थिति में मां की जो बातें थी, सबकी आंखें अश्रुधारा बहा रही थी। उस सपूत के लिए गांधी मैदान में स्थित जितने भी लोग थे उनके आंख भीग गए थे। परंतु उस मां ने कहा, अफसोस कि एक ही बेटा था, अगर और होता तो मैं और इस धरती मां के सेवा में भेजती। मैं तो एक मां प्रताड़ित हो रही हूं, वहां कई मां का वो बेटा था। ऐसी दिग्गज माएं होती हैं हमारे देश में, ऐसे दिग्गज बेटे होते हैं हमारे देश में। इसीलिए तो आज तक न कोई आंख उठा सका, न सकेगा भारत। यह विद्यावती कौर माता जी थी और पिता जी का नाम था सरदार किशन सिंह। प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं जो थी, एक शहीद की जेल, नोटबुक, सरदार भगत सिंह के पत्र और दस्तावेज, मैं नास्तिक क्यों हूं, उनका लिखा हुआ यह सब प्रमुख रचना है। जो अधिकांश रचनाएं इनकी जेल से ही लिखी गई है। इन्हें वहां पर समय मिलता था और ये वहां लिखते थे, और अंततः इन्हें फांसी के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। भारत सरकार नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो तत्कालीन भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए था, साम्राज्यवाद चला रहा था, उसके विरुद्ध इन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत सी घटनाएं घटित हुई, जिनका जिक्र इस पाठ के अंतर्गत होगा। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई, और फांसी के समय यह मरे नहीं, हमारे देश के, हमारे विश्व के इतिहास के पन्ने पर अमर हो गए सरदार भगत सिंह। इन्हें युगों युगों तक, प्रत्येक काल में भारत सदैव सलाम करता है। ऐसे क्रांतिवीरों को सहृदयता से अपने हृदय में बसाने की संकल्प लेकर के इनका सम्मान करता है। आइए
आइए छात्रों, पाठ को शुरू किया जाए। फांसी की सजा सुनने के बाद मुल्तान जेल में बंदी, यह अंतिम मुल्तान जेल में बंद थे जहां पर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी और वही जेल इनका अंतिम ठिकाना था। सुनने के बाद मुल्तान जेल में बंदी नवंबर 1930 को अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के नाम लिखा भगत सिंह का पत्र। यह पत्र जो भगत सिंह ने लिखा था, किसे लिखा था? अपने साथी बटुकेश्वर दत्त को लिखा था, जो मुल्तान जेल में बंदी थे। उन्हें नवंबर 1930 में लिखा था। इन्हें फांसी की सजा हो गई थी और बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई थी, उन्हें जीवनदान मिला था। उस सिलसिले में उन्होंने लिखा, सेंट्रल जेल लाहौर। ये कहां उस समय बंदी थे? तो सेंट्रल जेल लाहौर में, और इनके मित्र बटुकेश्वर दत्त मुल्तान जेल में बंदी थे। लाहौर आज पाकिस्तान में है। नवंबर 1930 को इन्होंने लिखा था पत्र और संबोधित किया था भाई शब्द से, प्यारे भाई। किसे? बटुकेश्वर दत्त को। कौन? सरदार भगत सिंह। प्यारे भाई, मुझे दंड सुना दिया गया है और फांसी का आदेश हुआ है। पहले ही लाइन में उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी कि उन्हें फांसी की सजा का दंड दे दिया गया है। इन कोठरियों में मेरे अतिरिक्त फांसी की प्रतीक्षा करने वाले बहुत से अपराधी हैं। ये लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह फांसी से बच जाए, परंतु उनके बीच शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूं जो बड़ी बेताबी से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मुझे अपने आदर्श के लिए फांसी के फंदे पर झूलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सोचिए तनिक, कितना बड़ा हृदय उस छोटे से कम उम्र के लड़के की। बड़ा हृदय। 1907 में जन्म ही हुआ और फांसी के तख्ते तक वह अपने बड़ी जवानी में पहुंचने वाले एक ऐसे योद्धा बने जिन्होंने तनिक भी इसमें अफसोस जारी नहीं की। उन्होंने बताया बटुकेश्वर दत्त को कि मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं जो जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी सजा रुक जाए, उन्हें मृत्यु दंड जो दिया गया है वह रुक जाए, परंतु उनका मृत्यु दंड नहीं रुक रहा है। और मैं एक अकेला ऐसा हूं इन साथियों में जो यह चाहता हूं कि कितनी जल्द ही वह दिन आ जाए जिस दिन मैं अपने आदर्शों के लिए फांसी के फंदे पर झूलूं। वह दिन मेरे मरने का नहीं, अमर होने का दिन होगा। यह आदर्श थे उनके। मैं खुशी के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़कर दुनिया को यह दिखा दूंगा कि क्रांतिकारी अपने आदर्श के लिए वीरता से बलिदान दे सकता है। मुझे फांसी का दंड मिला है, किंतु तुम्हें आजीवन कारावास का। अर्थात बटुकेश्वर दत्त को कौन सी सजा मिली थी? आजीवन कारावास की, जबकि भगत सिंह जी को फांसी की सजा मिली थी। तब वह कहते हैं बटुकेश्वर दत्त से कि मैं तो, तुम जीवित रहोगे और तुम जीवित रहकर दुनिया को यह दिखाना कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए केवल मर ही नहीं सकते बल्कि जीवित रहकर हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। हर मुसीबत का मुकाबला भी कर सकते हैं। बटुकेश्वर दत्त को इन्होंने यह संकेत दिया, अपने तरफ से यह सूचना दी पत्र के माध्यम से कि मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। अब बटुकेश्वर दत्त तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम जीवित रहकर यह दिखाओ कि सिर्फ अपने देश के लिए बलिदानी के अंतर्गत मृत्यु दंड ही नहीं बल्कि जी करके भी अपने आदर्शों की पूर्ति कर सकता है एक क्रांतिवीर। मृत्यु संसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए, बल्कि
जो क्रांतिकारी संयोगवश फांसी के फंदे से बच गए हैं, उन्हें जीवित रहकर दुनिया को यह दिखा देना चाहिए कि वे न केवल अपने आदर्शों के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, बल्कि जेल की अंधकारपूर्ण छोटी कोठरियों में घुल मिलकर निकृष्टतम दर्जे के अत्याचारों को सहन भी कर सकते हैं। निकृष्टतम अर्थात जो अत्याचार नहीं होने चाहिए, जितनी भूल नहीं हुई थी, उन्हें खाना नहीं देना, उन्हें पानी नहीं देना, उन्हें तरपाना, उन्हें मारना पीटना, ये सब निकृष्ट अत्याचार के दर्जे हैं। यह नहीं होने चाहिए, इस पर काम करना है तुम लोगों को, ऐसा सूचना संकेत दे करके वह अपने पत्र को विराम देते हैं और लास्ट में लिखते हैं, तुम्हारा भगत सिंह। छात्रों, भगत सिंह किस जेल से बटुकेश्वर दत्त को पत्र लिखे थे? जवाब होगा सेंट्रल जेल लाहौर। बटुकेश्वर दत्त कब पत्र लिखे थे? तो नवंबर 1930। बटुकेश्वर दत्त को 9 नवंबर 1930 में भगत सिंह जी ने पत्र लिखा था। भगत सिंह अपना पहला पत्र, इसमें 3 पत्र लिखे हैं, जिसमें पहला पत्र अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखते हैं और लिखे हैं तो उन्हें इन बातों की ही सूचना दिए हैं। बटुकेश्वर दत्त उस समय किस जेल में कैदी थे? मुल्तान जेल में, यह है ना मुल्तान जेल में बंदी थे। आइए छात्रों आगे चलते हैं। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने वाली है। दोनों कौन? सुखदेव और राजगुरु। यह दोनों भी भगत सिंह के साथ ही फांसी के फंदे पर चढ़े थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए ये गए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की जो कही गई बातें थी, इसे गाने में गा करके वो जा रहे थे। अपने आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए, अपने आप को बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए ये तीनों नौजवान हंसते हंसते गए हैं और तनिक भी मलाल लेकर के फांसी के फंदे पर नहीं झूले हैं कि कल हम रहें या न रहें, बल्कि इन्हें खुशी थी इस बात की कि हम नहीं रहेंगे तो भारत में कई भगत सिंह, कई सुखदेव और कई राजगुरु जन्म लेंगे और निसंदेह तब हमारा भारत आजाद हो जाएगा, हमारी बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी। भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी लगने वाली है, यह सबकी राय थी। उसे किसी तरह कुछ दिन रोकना चाहिए जिससे उन्हें फांसी से बचाने का प्रयत्न व्यापक रूप से हो सके। यह लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति, यह कौन चाहती थी? उन्हें कुछ दिनों तक और जीवित रखने की मंशा किसकी थी? तो लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के कानून विशारदों की राय थी कि भगत सिंह को कुछ दिन और उनकी फांसी को टाला जाए किसी भी तरह से, और तब उस समय में उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश की जाए। यानी वह भगत सिंह के जीवन को बचाने के समर्थन में थे। इसका एक ही उपाय था और इस समर्थन का और उन्हें फांसी से दूर रखने का एक ही तरीका था, क्या? कि भगत सिंह और उनके साथी गवर्नर से दया की प्रार्थना करें। पर भगत सिंह कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते, इसे सब जानते थे, इस बात को सभी लोग जानते थे। लाहौर षड्यंत्र अभियोग रक्षा समिति के प्राय सभी सदस्य यह बात जानते थे कि भगत सिंह इस बात के लिए नहीं मानेगा, वह माफी कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं मांगने जाएगा। परंतु श्री प्राणनाथ मेहता उनके एडवोकेट थे। किसके?
सरदार भगत सिंह जी के। एडवोकेट की बात भगत सिंह मानते थे, उनकी बात को वह काटते नहीं थे। वे 19 मार्च 1931 को जेल में भगत सिंह और उनके दोनों साथियों से मिले। भगत सिंह के सरदार भगत सिंह तथा उनके दोनों साथियों के एडवोकेट वकील कौन थे? श्री प्राणनाथ। श्री प्राणनाथ कब मिले थे जेल में अंतिम बार भगत सिंह से? तो अंतिम बार नहीं, 19 मार्च को वह मिले थे और मिल करके उनके साथियों से भी मिले थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था? तो घुमा फिरा कर उन्होंने उनसे जीवन दान प्रार्थना की बात कही और विश्वास दिलाया कि यदि आप लोग केवल हां कह दें तो हम प्रार्थना पत्र की भाषा ऐसी कर देंगे जिससे आपका सम्मान जरा भी कम ना हो। प्रलोभन, उन्होंने ऐसा प्रलोभन दिया, उन्होंने ऐसा प्रलोभन दिया कि हम यह विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपके सम्मान पर, आपके मर्यादा पर किसी प्रकार का कोई लांछन न लगे, आपके मर्यादा का उल्लंघन न हो और हम पत्र भी लिखें और उससे क्षमा भी मिल जाए। तो पत्र भी लिखें और उससे क्षमा मिल जाए। परंतु दूसरे दोनों साथी तो इससे नाराज हुए, नाराज हो गए एकदम। क्या प्राणनाथ जी यही सब काम करने बच गया है, अब हम मरते हैं, मरने दो, लेकिन क्षमा। और वैसे निष्कृष्ट व्यक्तियों से जो हमारे ही देश में, हमारे ही देश का अनाज खाके हम ही को गुलाम बना करके हमारे ऊपर अत्याचार करता है, कभी नहीं, यह संभव नहीं है। हम फांसी पर लटकना पसंद करते हैं लेकिन झुकना नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस बात से वो लोग नाराज हुए, पर भगत सिंह ने इसे मान लिया और कहा अच्छी बात है, तुम लिख कर लाओ। और वह लिख कर, वह जीवन के को बचाने के लिए जो पत्र लिखने की बात कर रहे हो प्राणनाथ, उसे लिख कर लाओ, लाओ मैं देखता हूं। उन्होंने कहा। श्री प्राणनाथ खुशी खुशी लौटे। प्राणनाथ वहां से खुशी खुशी लौटे और कई कानून विशारदों के साथ रात भर जीवन दान प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाते रहे। दूसरे दिन 20 मार्च यही अंतिम मुलाकात। श्री प्राणनाथ वह अंतिम व्यक्ति जिससे भगत सिंह का भेंट हुआ, सुखदेव और राजगुरु का भेंट हुआ, जो उस जेल के बाहर से जाने वाले व्यक्ति थे। और यही वो अंतिम दिन था जिस दिन भगत सिंह ने एक निश्चित तौर तरीके से, एक सैद्धांतिक रूप से नकार दिया था प्राणनाथ के भी बातों को। 20 मार्च 1931 को जब वो जेल गए तो भगत सिंह ने कहा हमने तो भेज दिया गवर्नर पंजाब को अपना प्रार्थना पत्र। उन्होंने कहा कि तुम तो 20 तारीख को आ जाए, मैंने तो भेज दिया प्रार्थना पत्र, और वो भी गवर्नर पंजाब को भेज दिया है। और उन्होंने निम्नलिखित पत्र उनके हाथ पर रख दिया, और जो पत्र वो लिखे थे भगत सिंह जी गवर्नर पंजाब को, उस पत्र को उन्होंने दे दिया प्राणनाथ को। ध्यान देने वाली बात है छात्रों, प्रथम पत्र भगत सिंह जी ने 3 पत्र लिखा था। प्रथम पत्र अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त को लिखा था, वह सेंट्रल जेल में थे, जबकि बटुकेश्वर दत्त मुल्तान जेल में बंदी थे। मुल्तान जेल में उन्होंने वह पत्र भेजा था जिसमें यह बात उन्होंने कही थी कि हम मरने वाले हैं, हमें मृत्यु दंड मिल चुका है और ये अंग्रेज छोड़ने वाले हैं नहीं, मार देंगे, लेकिन तुम जिंदा हो, तुम्हें आजीवन कारावास मिला है, तुम जी करके दिखाना कि इसी पर क्रांतिकारी मरते ही नहीं है बल्कि जी करके भी स्वतंत्रता का बिगुल बजा सकते हैं और मशाल जला सकते हैं और उस मशाल को अनंत काल तक जीवित रख सकते हैं। तथा दूसरा पत्र उन्होंने गवर्नर पंजाब को लिखा था जिसे
अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। छात्रों, आदरणीय महोदय, सेवा में सविनय निवेदन यह है कि भारत की ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया था। शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने पत्र को जो लिखा था, उस पत्र में पूर्ण रूप से उन्होंने अपने सिद्धांतों को रखा था और यह औपचारिक पत्र जो था, इसे औपचारिक तौर तरीके से ही रखा था। औपचारिकता के मापदंड पर 100% खरा उतरने वाला यह भाषा उनकी जो थी वह भाषा शैली थी। न्यायाधिकरण स्थापित किया था, जिसने अक्टूबर 1930 में हमें फांसी का दंड सुनाया, अवगत करा दिए। हमारे विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने सम्राट जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से दो बातें स्पष्ट हो जाती है। युद्ध किया है, युद्ध का नाम दिया गया था न्यायालय की तरफ से, और तब उस युद्ध के नाम देने के आधार पर उन्होंने लिखा अपने पत्र में और जानकारी दी गवर्नर पंजाब को कि इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती है। प्रथम यह कि अंग्रेज जाति और भारतीय जनता के मध्य एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह कि हमने निश्चित रूप से इस युद्ध में भाग लिया है, अर्थात हम युद्ध के युद्ध बंदी हैं। हम युद्ध कर रहे थे, हमने युद्ध में अगर किसी का प्राण मेरे हाथों जाता है तो वह कभी भी अपराध नहीं हो सकता। यह कहने का अर्थ था भगत सिंह जी का कि जब युद्ध ही चल रहा है अंग्रेज जाति और हमारे जनता में, देश की जनता में, और यह युद्ध अघोषित नहीं बल्कि घोषित युद्ध है, यह युद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा युद्ध है, और इस युद्ध में मैं सक्रिय भूमिका निभाया, मैंने इस युद्ध में भाग लिया, यह बात सिद्ध होती है। अब अतः हम राजकीय युद्ध बंदी हैं। यद्यपि अपने आप को युद्ध बंदी उन्होंने सिद्ध किया, यद्यपि इसकी व्याख्या में बहुत सीमा तक अतिशयोक्ति से काम लिया गया है। माने इसमें अतिशयोक्ति अर्थात इसमें जबरदस्ती हमारे साथ ऐसे कार्य किए गए हैं, हम लोगों के साथ अतिशयोक्ति दर्शाई गई है, जानबूझ के हमें फंसाया गया है। हम तो युद्ध बंदी हैं और युद्ध में किसी के प्राण लेना और या फिर अपने प्राण दे देना यह जायज है, तो फिर मैं अपराधी कैसे, मुझे अपराधी न कहा जाए। और इस तरह से यह पत्र उन्होंने भेजा था पंजाब के गवर्नर को। पंजाब के गवर्नर इनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किए थे, बल्कि इनमें इस पत्र के अंतर्गत उन्होंने जो बातें उनको बताई थी, दिखाई थी, दर्शाई थी, वह सभी बातें सत्य थी और सत्य के ही पटल पर थी। परंतु अंग्रेज सरकार, अंग्रेज गवर्नमेंट इन्हें अपराधी मान रही थी। एक तरफ तो कह रहा है कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में युद्ध बंदी कोई हो सकता है, अपराधी कैसे? इसी बात को उन्होंने दर्शाया था और दिखाते समय में भी इन्होंने मांग भी जो रखी थी वह अपने तरफ से ऐसी मांग रखी थी जिसमें क्षमा याचना की कोई बात नहीं थी, यह तो अधिकार की मांग थी। छात्रों, यह पाठ बड़ा है और इसे 3 पार्ट में किया गया है ताकि हम समुचित ढंग से समझ सकें। अतः अगले पार्ट के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।